वेलकम टू अशोका एडुकेटर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 12 के जो अध्याय है उसका विश्लेषण हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जिसमें आज हम पहला चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत व्याख्या है, उसको आज प्रस्तुत करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और इसमें से जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उसको भी अंडरलाइन करेंगे या राइट डाउन करेंगे। तो ना देर करते हुए शुरू करते हैं। ताकि चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसमें सबसे पहला चीज है ये संस्कृति। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्य रूप से एक साथ या विशेष कालखंड से संबंधित होते हैं या किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को हम सामान्य रूप से संस्कृति में मानते हैं, संस्कृति नाम देते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में इस तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। अलग अलग स्थलों से समान गुण देखने को मिलते हैं, समान विशेषताएं देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम कालखंड की बात करें तो यह चर्चा पहली बार जो है हड़प्पा नामक स्थान पर इस चीज का अवशेष मिला था, खोजा गया था, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा संस्कृति कहा गया। कभी कभी इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 1400 से अधिक स्थल मिले हैं, जिसमें से अधिकांश स्थल भारत में और कुछ स्थल पाकिस्तान में हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए इस सभ्यता का एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी मिलता है। क्योंकि पहली बार हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की स्थिति कहाँ है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में ये पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी है एक, उसी के बाएं तट पे ये स्थान पड़ता है। कालक्रम निर्धारण में कई तरह की विवाद भी हैं। जैसे कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अगर हम इसका लिखते हैं तो 2300 से 1750 बीसी होता है। लेकिन कई जगहों पर इतिहासकार इस पर मतभेद करते हैं। इसका विस्तार अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। तो यह निश्चित रूप से खोज का क्षेत्र है, अन्वेषण हो ही रहे हैं। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ के द्वारा जो शोध किया गया है, इसके आधार पर लगभग 1467 सबूत मिले हैं, जो वर्तमान में बढ़कर के 3000 के आसपास हो गई है, जिसके आधार पर हम इस सभ्यता का व्याख्या करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो संस्कृति है इसका जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो इस चरण आया उसको आरंभिक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा था उसको हम लोग विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और जब हड़प्पा का पतन होने लगा, समाप्त होने लगा, तो उस कालखंड को हम लोग प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इसमें कुछ ईस्वी सन की भी बात आएगी। तो जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर इतिहास में लिखना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। और ईसा के जन्म के बाद के समय को वर्णित करने के लिए हम लोग एडी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। और वर्तमान समय में एनसीईआरटी के पुस्तकों में बीपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात आज से पहले। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं और हमको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभिक हड़प्पा था वो 2300 बीसी के आसपास था, तो वर्तमान में अगर हमारा 2025 है तो अगर हमें बीपी में लिखना हो तो हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग हमारा हो जाएगा 4300 के आसपास। तो हम लोग अप्रॉक्स कहते हैं कि आज से 4500 वर्ष पहले
हड़प्पा सभ्यता नामक एक सभ्यता थी भारत में, जिसमें पहली बार नगरीय क्रांति देखने को मिलती है। BC AD वर्तमान समय में इन चीज़ों के लिए कुछ पुस्तकों में CE और BCE शब्द का भी प्रयोग मिलता है देखने को। CE का तात्पर्य होता है कॉमन इरा और BCE का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन इरा। इन चीज़ों को भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। लगभग 1920-21 की बात है ये। उस समय हुआ था जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे का लाइन का निर्माण किया जा रहा था, लगभग 1856 ईस्वी में। इसी दौरान ये हड़प्पा स्थल मिला था। अब जो काम करने वाले कर्मचारी थे, पटरी बिछाने वाले थे, उन लोगों ने यह समझ लिया कि यहाँ पे हजारों ईंट जो है ये बिखरे पड़े थे और उसको उखाड़ के यहाँ से ले गए। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये ईंट जो है ये इसका क्या इतिहास है। तो बाद में चल करके जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का यहाँ पे संकेत दिया, लेकिन फिर भी इस पर कोई काम विधिवत रूप से नहीं किया गया था। 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया गया और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा हम देखते हैं कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर काम किया गया। मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना है और यह सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी को इस टीले पर और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और भी कुछ अवशेष मिले, जैसे कुषाण काल के कुछ अवशेष, बौद्ध स्तूप का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला या सिंध का बाग भी हम इसे कह सकते हैं। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान। तो इतने सारे नाम दिए गए हैं मोहनजोदड़ो का। 1924 ईस्वी में जब भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल बने, तो उन्होंने विधिवत रूप से इस सभ्यता के खोज की घोषणा किया और उस समय में एक पत्रिका निकलती थी लंदन वीकली, उसमें इस पूरे सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया था। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी सांकेतिक लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी। इसको ब्रुस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्राय हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह लिपि मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लिपि में बड़े अक्षर ज्यादातर धौलावीरे से मिले हैं, जिसको साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड के रूप में माना गया है। भाव चित्रात्मक लिपि का मुख्य विशेषता है कि भाव के माध्यम से इस लिपि को व्यक्त किया गया है। यह लिपि प्रायः दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसको ब्रुस्टोफेदन लिपि भी हम लोग कहते हैं, है ना। और इस लिपि में मुख्य रूप से तेलखरी के प्रस्तर और पक्की मिट्टी के जो विभिन्न आकार हैं या मोहर हैं, इसमें आयताकार या वर्गाकार रूप से ये मोहरें बनाई गई हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार के लेख मिलते हैं। जबकि वर्गाकार लेख हैं, इस वर्गाकार लेख पर लेख भी मिलते हैं और चित्र भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिले। बेलनाकार मोहर भी मिला है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें भी लोथल से मिली हैं। तो संगमरमर से बनी हुई मोहरें लोथल से मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, किसने इस सभ्यता का विकास किया, तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रजातियों का नाम आता है, जिसमें से पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, उसके बाद दूसरा भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। लेकिन इसमें ज़्यादातर किताबों में आपको भूमध्य सागरीय प्रजाति की चर्चा ज़्यादातर है। एक प्रजाति के थे ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रजाति का निर्माण मिश्रित प्रजातियों के लोगों के द्वारा हुआ। हालांकि जो उस समय के स्थानीय निवासी थे उसको द्रविड़ ही कहा गया, जो कि भारत के मूल निवासी में हैं और यही भारत के मूल निवासी भी हैं, तो इनको भी माना जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, एक एक करके सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि
हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहली बात कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें पहली बार तांबा और कांसा का प्रयोग देखने को मिलता है। यह प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक है जिसमें धातु का प्रयोग मिलता है। व्यापार और वाणिज्य में जो है गतिविधियों का महत्व था। लोग एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते थे। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण था। जैसे कि उत्खनन में जो भी हथियार मिले हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग युद्ध करने के लिए औजार बनाते थे। जैसे ढाल, कवच, ये सब औजार नहीं मिले हैं। ठीक है। अब हम लोग जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण भी इन लोगों का था। इनकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से मिलता है। धौलावीरा एवं से प्राप्त स्टेडियम जो है उससे भी मिलता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक समुदाय, एक समाज की भावना थी, एक सौहार्द की भावना थी। जो स्नानागार जो है या फिर ये जो स्टेडियम है ये सार्वजनिक जीवन की पुष्टि करते हैं। कंधावासी लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये बात भी पूर्ण रूप से क्लियर है, क्योंकि किसी भी तरह का लोहा का साक्ष्य तत्कालीन समय में नहीं मिला। लोहा का पहला साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा जिला से मिलता है, लगभग 1050 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं पर इसके लिए 950 भी बीसी लिखा जाता है। तो पहली बार लोहे का साक्ष्य जो है अतरंजी खेरा से मिलता है, यूपी से। तो स्वाभाविक है कि इस सभ्यता का तो अंत 1750 के आसपास ही हो गया था, इसलिए लोहा का प्रयोग पहली बार जो है वो वैदिक सभ्यता की विशेषताओं में हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पीतल से भी परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग पीतल धातु से भी परिचित नहीं थे और लोहा से भी परिचित नहीं थे। इसका मुख्य स्रोत में हम लोग देखते हैं कि आवास, मृदभांड, मुख्य रूप से यहाँ के जो घर, यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ के जो आभूषण हैं, औजार हैं, मुहरे हैं और इमारत और खुदाई से मिले सिक्के हैं, ये इसके पुरातात्विक स्रोत की पुष्टि करती है और व्याख्या भी करती है। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान और बाकी जो भारत में है उनमें से कुछ स्थलों की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्षेत्र है नागेश्वर जो गुजरात में है, बालाकोट जो पाकिस्तान में है, चान्हू जो पाकिस्तान में है, कोट डीजी जो पाकिस्तान में है, धौलावीरा गुजरात भारत में, लोथल गुजरात भारत में, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी और हरियाणा। तो ये सारे कुछ मुख्य हड़प्पाई स्थल हैं जिसमें स्थान पूछा जाता है कि वर्तमान में वो है कहाँ पर। और हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और वास्तुकला में जो प्रश्न आते हैं उसमें से मुख्य प्रश्न जो आते हैं वो नगर विन्यास से आते हैं, भवन निर्माण से आते हैं, सार्वजनिक भवन की जो स्रोत हैं वहाँ से, विशाल स्नानागार, अन्नागार और यहाँ की जो जल निकास प्रणाली, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अब देखते हैं नगर योजना की क्या विशेषता थी कि उस जमाने में जब विज्ञान था ही नहीं फिर भी लोगों ने नगरीय क्रांति कर दी, नगर का विन्यास कर लिया। और ऐसे भी नहीं, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से नगर का निर्माण किया गया। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां जो भी थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। हालांकि एक भाग जो है वो 3 भागों में भी थी, धौलावीरा, लेकिन वो अपवाद में है। तो इसमें से जो 2 भाग थे वो सबसे पहला जो है दुर्ग होते थे। ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर ऊंचाई पर बनी थी और इसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था, चार दीवारी से। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग ये विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। और जो दूसरा भाग था जिसको हम लोग निचला शहर कहते हैं, ये शहर प्रायः ये शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरों पर यहाँ भी बनाया गया था, ऊंचे चबूतरों पर यहाँ भी बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। और इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा ज्यादा होता था और दुर्ग का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम होता था। दुर्ग जो है वो ऊंचाई वाले भागों पर बनाए जाते थे, ऊंचाई वाले भागों पर, जबकि निचला शहर जो था उसका जो हाइट था वो कम हुआ करता था। सड़कें जो होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से सड़कें आती थी, एक सड़क और दूसरा सड़क इस तरह से, तो ये बीच में जो है ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पर, है ना। जिसके कारण पूरा क्षेत्र जो है विभिन्न आयताकार खंडों में विभाजित हो गया था और इसीलिए इसको ग्रिड सिस्टम या जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटा गया था। सड़कों का जो निर्माण था वो मुख्य रूप से मिट्टी से किया गया था, लेकिन सड़कें आज भी अगर खुदाई किए गए हैं तो वो पता चलते हैं कि ये सड़क है। तो कितना मजबूती से बनाया होगा, सोचने वाली बात है। बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं। यहाँ जब खुदाई किया गया बनावली में
तो यहाँ पर गाड़ी के पहियों के निशान भी हमको देखने को मिलते हैं और शायद यह एक प्रयास था सड़कों को पक्की करने का। और इस तरह का कुछ सड़क कालीबंगा से भी प्राप्त होता है। अब सड़क पर पानी न लगे इसके लिए सड़कों के किनारे नालियां भी बनी होती थी, और नालियां भी कैसी, तो ढकी हुई नालियां, ताकि इसमें किसी भी तरह का कचरा न हो, अगर हो भी तो उसको और निकाला जा सके। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर कूप भी बनाया गया था जिसको हौज कहते थे, जहाँ पे आके गंदगी रुकती थी और वह उस हौज से उस गंदगी को निकाल करके नाली को साफ भी किया जा सकता था। तो बहुत ही नालियों का जो निकास प्रणाली था बहुत ही उत्तम तरह का यहाँ पे बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण की बात करते हैं तो भवन निर्माण में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि आंगन इसकी विशेषता है प्रमुख। प्रत्येक घर में आंगन होते थे, प्रत्येक घर में शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष जो कि अलग अलग तरीके से बनाए करते थे, और अन्य कार्यों के लिए भी कमरे बने होते थे। इसके नींव का जब हम लोग निर्माण करते थे घरों का, तो उसको बहुत मजबूत बनाया जाता था। प्रायः सड़कों के किनारे मकान बने होते, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया था। घरों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए व्यवस्था हो, इसलिए वो सड़कों के किनारे बनाए गए थे। यहाँ के मकान जो है वो जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गलियों की ओर खुलते थे। ये जो मकान थे ये जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकान के जो मुख्य दरवाजे होते थे वो मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे, पीछे की ओर दरवाजे खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से ये घर सुरक्षित रहते थे। सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी, और नालियां जो होती थी ये प्रायः नालियां ढकी हुई होती थी। नालियों को फर्श से ढक भी दिया जाता था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली। अब देखते हैं हम लोग सार्वजनिक भवन जो जिसका प्रयोग किया जाता था सार्वजनिक कार्यों के लिए, उसमें से जो सार्वजनिक या शासकीय भवन थे उसके अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है ना। इसका मतलब है कि यह काल जो था काफी संपन्नता का काल था। यहीं पर मोहनजोदड़ो से 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष भी प्राप्त होते हैं। इसका अवशेष इसमें लगभग 20 स्तंभों पर यह टिका हुआ था। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श या कोई सार्वजनिक सभा के रूप में के उद्देश्य से इस सभागार का निर्माण किया गया था। वर्गाकार इसी वजह से बनाया गया है ताकि बैठने के लिए जो पंक्तिबद्ध होकर के लोग बैठें, एक प्रकार का संसद हो सकता है तत्कालीन समय का। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार से तो कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। खास करके यह जो विशाल स्नानागार था यह लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था यह। और इसका जो किनारा था वो सीढ़ियां उसमें बनी हुई थी, और यह सीढ़ी भी ऐसी बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी, ताकि ये पानी के प्रवाह से बहे नहीं। स्नान कुंड के चारों ओर से हम देखते हैं कि यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं, बरामदे भी इसमें बनाए गए हैं। स्नान कुंड के समीप ही एक कुआं भी मिला है जिससे पानी कुंड में लगातार ताजा पानी आता था, और कुंड के गंदे पानी का निकासी एक अन्य द्वार से भी की जाती थी, और ये गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। तो बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी इस स्नानागार की। स्नानागार के दीवारों के निर्माण में जो सीलन होता है उससे बचने के लिए इस समय तत्कालीन समय में डाबर या तारकोल का प्रयोग किया गया था, ताकि वो पानी रिसे नहीं। और पूरे जो स्नानागार था उसमें लगभग 6 प्रवेश द्वार बनाए गए थे, ताकि अगर कोई विशेष प्रयोजन के लिए जब यहाँ पर सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक स्नान का आयोजन हो तो भगदड़ न मचे। स्नानागार में गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। तो कितने बेहतर तरीके से लोगों ने इस स्नानागार को बनाया था आज से लगभग 4700 साल पहले, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। इस स्नानागार के बारे में अर्नेस्ट मैके जो हैं इनका ये कहना है कि यह स्नान पुरोहित के स्नान के लिए था। अन्नागार की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा के उत्खनन में यहाँ के किले, राजमार्ग और 6 पंक्तियों वाले विशेष प्रकार के अन्नागार मिले हैं, जिसका लंबाई जो है 18 मीटर चौड़ा, 7 मीटर लंबा था। और यह इसका जो मुख्य द्वार था वह नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जलमार्ग से जो भी अन्न आता था उसका भंडारण यहीं पर किया जाता था। उस समय तो
जल परिवहन का मुख्य साधन था। इसी वजह से इस तरह की व्यवस्था थी। जल निकास प्रणाली में हम लोगों ने देखा ही है, फिर भी देखते हैं कि जल निकास प्रणाली में इन लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ऊंचा था। गंदा पानी जो घर का होता था वो सड़कों के किनारे जो नालियां बनी हुई थी उससे होकर शहर के बाहर चला जाता था। और इनका जो प्लास्टर था, प्लास्टर भी इस पर किया गया था, इस नालियों में कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए इसमें चूना, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग करके सीलन न हो और कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए इसका पक्काकरण भी किया गया था। रामशरण शर्मा का यह मानना है कि अन्य वंशों के लोगों ने साफ सफाई स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के निवासियों ने अपने यहाँ साफ सफाई को महत्व दिया था। मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग 4 प्रकार के ईंटों इसमें प्रयुक्त किया जाता था। आयताकार ईंट, वो थे 4:2:1। एक था ईंट एल प्रकार का। इन ईंटों का प्रयोग खास करके कोना निर्माण के लिए किया जाता था। नोकदार ईंट जिसका प्रयोग मुख्य रूप से कुआं निर्माण में किया जाता था। और टी टाइप का जो ईंट था इसका प्रयोग सीढ़ी के निर्माण में किया जाता था। वही सीढ़ी जो आपने देखा है कि विशाल स्नानागार में जिसका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कुछ अलंकृत ईंट भी थे जिसका निर्माण लोग फर्श बनाने में करते थे। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कुछ ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी मिला है और यह मिला है चान्हूदारों से। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान कहाँ से मिला है? तो ये आपका चान्हूदारों से। भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और श्राद्ध कर्म, मृतक कर्म, चिकित्सा विज्ञान। तो इन चीज़ों में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से यहाँ का जो समाज था, यह समाज 4 भागों में बटे हुए थे। और ये 4 भाग जो था समाज का, इसमें सबसे पहला पुरोहित, दूसरा जो डॉक्टर था, चिकित्सक, जादूगर, ज्योतिष, ये थे पहले भाग में जो शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये पहला वर्ग था। दूसरा है योद्धा या सैनिक जिसकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों से मिला है। तीसरा जो था, दूसरा योद्धा सैनिक। तीसरा जो था वो था व्यापारी या दस्तकार जिसमें मुख्य रूप से शिल्पकार लोग आते थे। और चौथा जो था जिसको श्रमिक या कृषक कहते हैं, जिसमें टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले या खेती करने वाले लोग थे या मजदूर वर्ग के लोग थे। तो समाज 4 वर्गों में विभक्त था, शिक्षित वर्ग, योद्धा सैनिक, व्यापारी और श्रमिक वर्ग या कृषक वर्ग। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन क्या करते थे? प्रायः यहाँ आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजनों का अवशेष मिलता है। मुख्य रूप से खेती की अगर हम बात करें तो गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जी। और मांसाहारी में मुख्य रूप से जो पालतू पशु थे और जो वन्य जीव पशु थे उसमें मुख्य रूप से कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली, इसका मांस ये लोग खाते थे। कुछ फल की भी बात यहाँ पे करते हैं जैसे कि खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, इन सारे, नारियल, इन सारे चीज़ों का प्रयोग से भी परिचित थे हड़प्पा के निवासी। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हड़प्पा के निवासी जो थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के ही भोजन का प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसी थी। तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के वस्त्र महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहनी जाती थी। खास करके पुरुषों में धोती प्रचलित, पगड़ी, दुशाला जिसको, और महिलाओं में मुख्य रूप से घाघरा और साड़ी ये प्रचलित थी। हम लोग जानते हैं कि ये जो पगड़ी है ये आपको प्राप्त हुआ है चान्हूदारों से। एक हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन की बात करते हैं तो दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। और इसमें लोग धातु के साथ साथ पत्थर और मिट्टी से बने आभूषण भी पहनते थे। खास करके आप देखिएगा कि ये जो अंगूठी है, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार, और जो अमीर लोग थे वो हाथों में सोने के कीमती धातु के आभूषण पहनते थे। जबकि जो लोग सामान्य थे या गरीब थे वो तांबा, कांसा और हड्डी के बने आभूषण भी पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए कई प्रकार के कार्य करते थे। जैसे मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना ये ज़्यादातर था। जानवरों की दौड़, झुनझुने का प्रयोग, सीटियों का प्रयोग, शतरंज का खेल, ये सब मुख्य रूप से मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से भी लोग खेलते थे। जो गुल्ली लोग प्रचलित है ये शायद उस जमाने में भी था, जो मुख्य रूप से पत्थर से ही बने होते थे।
हमारे सिंधु सभ्यता के खुदाई में जो पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियां, दो पहिए वाला तांबे का रथ मिला है, एक नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी जो हैं वो नाच गाना भी किया करते थे। तो मनोरंजन का पूरा व्यवस्था था हड़प्पा सभ्यता में। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, आज से 4700 वर्ष पहले जब विज्ञान नहीं था, उस जमाने में धातु कर्म का विकास वहां पे हो गया था। लोग धातुओं को गलाने की कला से परिचित थे, अयस्कों से धातु अलग करने की कला से परिचित थे, मिश्रित धातुओं का निर्माण करते थे, तांबे में चांदी का और टीन मिलाकर कांसा का निर्माण कर लेते थे। और यह अपने आप में एक काफी आश्चर्यजनक बात है कि एक ये इंडस्ट्री था, एक उद्योग था जो कि जिसका विकसित हड़प्पा में आप इन चीजों के लिए आप इसका अवशेष देख सकते हैं। ये जहाँ पे बनाए जाते थे, ये जो उद्योग था वहां पे इसके अवशेष मिले हैं। अयस्कों की आपूर्ति के लिए जो है राजस्थान के खेरी या खेतरी जिसको कहते हैं, जो झुंझुनू जिला में है, वहां से तांबा मंगाया जाता था। बिहार प्रांत के हजारीबाग से भी ये कुछ मात्रा में तांबा का आयात करते थे। चकमक पत्थर और बाट का जो है ये नालिकाकार आकार का ये लोग बम भी बनाते थे। तो इतना सारा जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप अवस्था में आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृतक कर्म होता था, जो अंत्येष्टि क्रिया होती थी, शव दफनाने की क्रिया, वो मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता था। सर जॉन मार्शल ने इसके साक्ष्य भी प्राप्त किए और इसके आधार पर इनको विभाजित किया है। ये समाधान था 3 तरह के। सबको प्रायः सब में देखा गया है कि इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर इसको दफनाया गया है ज्यादातर। हड़प्पा में एक ऐसी कब्र मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर भी दफनाया गया है, जिसको दक्षिण से उत्तर की ओर भी दफनाया गया है, और इस सबको ताबूत में रखा गया है, जिसकी पहचान एक विशेष प्रकार की कब्र से की गई है। हो सकता है कि ये कोई विशेष राजा या फिर उससे जुड़े हुए परिवार का कब्र हो। लोथल से यहाँ से मिला है। लोथल से ही एक युग्मित शव भी मिला है। शायद यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी सती प्रथा का प्रचलन था। हड़प्पा से एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है कि R37 का अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में भी एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। तो ये सब कुछ विशेष क्वेश्चन है समाधान से। आंशिक समाधान तो पता ही है कि जो सबको आंशिक रूप से जला करके और फिर पशु पक्षियों को खाने के बाद जो अवशेष बच जाते थे उसको दफना दिया जाता था। ये था आंशिक समाधान। इसके बाद क्लेश समाधान या दाह कर्म। दाह संस्कार के बाद जो अवशेष बच जाते थे उसको किसी कलश या मंजूषा बर्तन में रख करके बाद में दफना दिया जाता था। तो ये था 3 प्रकार के समाधान। अब हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान की हम बात करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान यहाँ पर मुख्य रूप से प्राकृतिक ही थी। मुख्य रूप से लोग जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष, फूल के रस, इन चीजों से अपनी बीमारियों को दूर करते थे। हिरण के सिंगों के चूर्ण से भी दवाई बना जाता था और समुद्र के फेन यानी झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। और एक बहुत बड़ी बात थी कि इस काल में भी लोग शिलाजीत से परिचित थे। शिलाजीत भी का प्रयोग भी लोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देखा कि इस तरह से लोग कार्य करते थे। एक विकसित जीवन की कल्पना यहाँ पे जरूर थी। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो आर्थिक जीवन में यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कृषि का, पशुपालन का, व्यापार का, कुटीर उद्योग का, माप तौल और बाट का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कृषि का। कृषि के क्षेत्र में हड़प्पा के लोग कृषि के लिए मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में जौ, गेहूं, राई, तिल इत्यादि का खेती होता था। उस जमाने में कहीं से भी आवरे का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन हल का साक्ष्य जरूर मिला है। शायद वो लोग हल से परिचित थे और फसलों को काटने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। इसका भी साक्ष्य मिला है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि फसलों को काटने के लिए हाशिए का प्रयोग प्रायः मिलता है। हल का अवशेष कालीबंगा से मिलता है और
अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग भी होता था, बैलगाड़ी जिसको कहते थे हम लोग। ये इसका बैल जो है यहाँ का सबसे प्रमुख पशु था। पशुपालन में बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल, इन चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका पालन जो है ये लोग करते थे। पशुपालन में जो है बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल, ये सब पालते थे। बैल के रूप में सांड यहाँ का सबसे प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पाले जाते थे, लेकिन घोड़ा से ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि कहीं से भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन कहीं कहीं पर घोड़े के अस्थिपंजर की चर्चा है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि घोड़ा का साक्ष्य यहाँ पे मिला नहीं, इसलिए लोग घोड़े से अपरिचित थे। वे कुत्ता और बिल्ली को भी पालते थे। एक चित्र में एक कुत्ता को बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तोता, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरन, इसके चित्र भी इनके मूर्तियों पर अंकित मिलते हैं, लेकिन अवशेष कहीं नहीं मिलते, लेकिन चित्रों में इसकी चर्चा जरूर है। व्यापार को लोग अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए यहाँ पे शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। कन्हुदारों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के एक बाट का प्रयोग का कारखाना मिला है। बाट का कारखाना मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लोग रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय होता था। इसमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार, ये सब प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ संबंध थे। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। मुद्रा नहीं था, वस्तु के बदले में वस्तु दिए जाते थे। और बाहरी व्यापार का साधन जो था वो मोहर था। मोहर के माध्यम से किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी यानी पनिया जहाज का प्रयोग ये लोग परिवहन के रूप में करते थे। कुटीर उद्योगों में चाक से निर्मित, जो कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां बनाई थी, कुटीर उद्योग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। खिलौने निर्माण किए जाते थे, जो कि मिट्टी के बर्तन के बनते थे। इसके अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हाथी दांत, सीपी, धातु के बने आभूषण भी बनाए जाते थे। मापतौल बाट के लिए ये लोग जो है सामान्य रूप से तराजू का प्रयोग करते थे। ऐसे बाट की निर्माण किए जाते थे, जिसको चाट पत्थर भी कहा जाता था। और सबसे जो बड़े बाट थे उसका वजन 375 ग्राम था, जबकि छोटे वजन का जो बाट था वो 0.87 ग्राम का था। इसमें ये जो है बाट के निर्माण में क्रियाधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं दार्शनिक पद्धति में बने बाट भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था हमारा, उसमें कई अवशेष मिले हैं, जिसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। शिव के आदि स्वरूप की यहाँ पे अवशेष मिले हैं, जिसको आद्य शिव कहा गया, तो शायद आद्य शिव की यहाँ पे परंपरा रही है। वृक्ष पूजा, प्रकृति पूजा, पशु पूजा यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध पूजा था। लिंग पूजा के भी प्रमाण यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है, हालांकि इसकी मूर्ति मंदिरों से नहीं मिली है, क्योंकि मंदिर का अभाव मिलता है। इस पूरे सभ्यता में कहीं भी एक भी मंदिर नहीं मिली है। उत्खनन में ऐसा कोई भवन नहीं मिला है जिसको हम देवालय कह सकें या मंदिर कह सकें। इस काल में मिट्टी और धातु से बने हुए अनेक नग्न नारी की मूर्तियां भी मिली है, शायद उसी को मातृ देवी कहा गया है। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों पे अंकित मिलते हैं। मोहर में भी मिलता है मातृ देवी की मूर्ति, और इसमें यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। प्रोफेसर आर त्रिपाठी का कहना है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति को ही थी, जिसकी आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंडियन सागर और भी देशों में होते रहे हैं। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति और वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान बिल्कुल स्वीकार किया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति मातृ देवी से मानी जाती है। मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पे था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देने की परंपरा ये यहाँ पर प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के कहीं भी अवशेष नहीं मिले। शिव या परम पुरुष की उपासना की बात भी मिलती है। अर्नेस्ट मैके को एक मुद्रा पर जैसे अवशेष मिले हैं। इस चित्र में सिर के दोनों ओर से सींग बने हुए हैं। इस योगी के 3 मुख
यहाँ पे बने हुए हैं। ये कभी शांत और गंभीर मुद्रा में है और इसकी बाईं ओर जंगली भैंसा गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी बने हुए हैं। इसके सामने हिरन है और इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्द अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। शायद यह मूर्ति पशुपति शिव की है, ऐसी मान्यता है इतिहासकारों की। मोहरों में पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है, जिसमें ऐसा लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजन के अतिरिक्त पीपल का विशेष रूप से पूजा करते थे। वर्तमान में भी तो पीपल के पेड़ की पूजा की ही जाती है। इसके अतिरिक्त मोहरों पर सांड और बैल के चित्र भी अंकित मिलते हैं। वर्तमान में शिव भगवान के साथ नंदी की जो पूजा की जाती है, शायद यह उस समय में जो आद्य शिव थे उसमें जो सांड की मूर्ति है, शायद वही नंदी की प्रतिमूर्ति है। लिंग पूजा के प्रमाण के रूप में यहाँ पर पत्थर से बने हुए कई लिंग मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में लिंग पूजा का प्रचलन था। और इसमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 1-2 इंच से के तो कुछ 4 फीट के भी मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष यहाँ पर मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह जिनका प्रयोग अक्सर पूजा में, यज्ञ में किया जाता है, तो इस तरह से चिन्ह बने होते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह इस तरीके से आपको शुभ लाभ लिखा मिलता है। ये शायद उस हड़प्पा काल से इसका प्रचलन है, आज भी यह पवित्र माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो राजनीतिक जीवन था, ऐसा इसका पुष्टि बहुत कम इतिहासकारों ने किया है। हंटर इतिहासकार एक हुए, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, जो राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर की यह मानता है कि मोहनजोदड़ो का शासन पुरोहितों और धर्म गुरु के हाथों में है। एक राजा पुरोहित का मूर्ति भी वहां पे मिला है। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है शायद वहां नगर पालिका रही होगी विकसित अवस्था में, तभी तो नगरों में इतनी उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास में मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि आर्ट काफी उन्नत अवस्था में था। उस समय में खास करके मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य, संगीत, मुद्रा, ताम्र के बर्तन और लेखन कला, ये सब काफी उन्नत अवस्था में हम देखते हैं। मूर्ति कला में आप देख सकते हैं कि मूर्ति लोग प्रायः यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, काफी आकर्षक है, जो कांसे से बनी हुई है। कई बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और ये काफी जो है ये मूर्ति, इसकी गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। आंखें इसकी तिरछी है, पतली है, गर्दन छोटी और पतली है। तो खास करके आप देखते होंगे कि एक तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले आया करता था नटराज की, उस पर यह मूर्ति आज भी बनी मिलती है। और मेटलर्जी में, धातु कला में ये लोग मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा इत्यादि के आभूषण बनते थे। वस्त्र निर्माण में यहाँ पर कपास के वस्त्र बनते थे, ऐसे स्रोत जरूर मिले हैं। पता चलता है कि सूत काटने का काम भी यहाँ के लोग करते थे, जिसमें मुख्य रूप से सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र का प्रचलन यहाँ पे था। चित्रकला के क्षेत्र में तो काफी उन्नत स्थिति में यहाँ पे बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। खास करके मोहरों पर सांड के चित्र, भैंसे के चित्र है, वो दीदी रखे हुए हैं। चित्रकला में तो आप यहाँ के लोग काफी उन्नत अवस्था में थे। मुहरों पर सांड के बने चित्र, भैंसे के चित्र, वृक्ष के चित्र, ये सब बने हैं। पात्र निर्माण कला, बर्तन बनाने में ये लोग दक्ष थे। पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े बनाना, अनाज रखने के लिए छोटे बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने, इस तरह का पात्र निर्माण ये लोग करते थे। अब देखते हैं हम लोग नृत्य एवं संगीत कला की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसके जो पात्रों पर तलवे और ढोलक के चित्र भी यहाँ पर बने मिल रहे हैं। और मुद्रा कला में यहाँ पे लगभग 600 मोहर मिली है, जो कि हाथी दांत और मिट्टी से बने हुए 600 मोहर प्राप्त होती है, जिस पर एक विशेष प्रकार के पशु का चित्र और दूसरी ओर कुछ लेख भी लिखा हुआ मिलता है। कितना डिस्टर्ब करेगी बेटी, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देर के बाद हम बात करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ताम्र निर्माण कला में तांबे से जो पात्र बनते थे, उसमें मुख्य रूप से वर्गाकार और आयताकार पात्र हैं। और इस पर जो चित्र है वो मुख्य रूप से पशु और मनुष्य के चित्र मिलते हैं।
पशुओं में खासकर बैल, भैंसा, गेंडा, सांड और हाथी, शेर इत्यादि के चित्र, और मनुष्य का चित्र जो है वो योगी का चित्र यहाँ पर मिलता है। लेखन कला तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कोई लिपि नहीं थी, फिर भी लोगों में यह मान्यता है कि यहाँ की जो लिपि थी, इतिहासकारों की यह मान्यता है कि यहाँ की लिपि जो है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर से लिखी जाती थी। ताम्रपत्र या किसी प्रकार का शिलालेख वाला अभिलेख यहाँ से नहीं मिला है। जो भी मिला है वो मुहर पर या चित्रों के माध्यम से ही मिलता है। जीवन निर्वाह के तरीके में मुख्य रूप से यहाँ पे हम देखते हैं कि जीविका का आधार कृषि था या शिल्पकला या व्यापार भी था। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी यहाँ पर थे। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं और चावल के दाने बहुत कम मात्रा में मिले हैं। बनावली से मिट्टी के बने हुए हल या खिलौना मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और ये जो हल का साक्ष्य है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि इस काल के लोग एक साथ दो दो फसलों की खेती करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में था जहां सिंचाई की आवश्यकता जरूर थी, लेकिन सिंचाई के लिए ये लोग मुख्य रूप से नदियों के पानी का ही प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी कपास का भी प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिलते हैं। विलासता संबंधी वस्तुओं की खोज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फेंस जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। फेंस जो कि घिसी हुई रेत, बालू या रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर यह तैयार किया जाता था। छोटे पात्र संभवतः बहुत कीमती होते थे जिनको बनाना बहुत ही कठिन होता था। जितने भी सुगंधित पदार्थ होते थे इसको लघु पात्र में रखे जाते थे और ये लघु पात्र सुराहीदार होते थे, जो मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से इस तरह के बर्तन मिले हैं। सोना भी बहुत दुर्लभ और महंगा धातु था और हड़प्पा स्थलों से भी सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। फिर मोहरों का आदान प्रदान आप देख सकते हैं कि दूसरे दूसरे देशों में हड़प्पा सभ्यता के मोहर प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें पूर्व सभ्यता सुमेर, क्रिश, उम्मा, तेलोस्मार, बहरीन इत्यादि से भी प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया से भी यहाँ के मोहर प्राप्त हुए हैं और फारस की मोहरें लोथल से मिली है। इससे पता चलता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होता है। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया। जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलगमेश से लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोदीबारा यानी बंदरगाह के अवशेष मोहर पर जहाज का चित्र और मिट्टी के जहाज का नमूना भी मिला है। तो लोथल जो था वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं मृदभांड का। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन। मृदभांड मुख्य रूप से यहाँ पर चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन, जिस पर काले रंग का चित्रण किया जाता था और ज्यामितीय रूप से ये चित्र बनाए जाते थे। लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर चित्रित चित्र का समीकरण पंचतंत्र की कहानी कालाक लोमड़ी से मिलता जुलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है और कभी डिजाइनदार मृदभांड भी मिलते हैं जिसमें से अलग अलग रंगों का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। इसकी रंगाई की गई है और इनको सजाने का प्रयास किया गया है। कलात्मक अवशेष में देखते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति, नटराज की मूर्ति नृत्य की मुद्रा में। हड़प्पा से भी शिरविहीन मानव की मूर्ति मिलती है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिरविहीन मानव की मूर्ति यहाँ से भी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से भी कांसे की नर्तकी प्राप्त होती है। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं कुछ मुख्य बिंदु के रूप में, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह चित्रात्मक लिपि थी। 375 से 400 चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया। आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। यह एक रहस्यमयी लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला जो है काफी उन्नत अवस्था में था। यहाँ से जो स्रोत मिले हैं उसमें मुख्य रूप से मन की बनी सीढ़ी की डिजाइन करना, धातु से जुड़े हुए काम करना, मुहरों का निर्माण करना, पाट का निर्माण करना। मुहरे मुख्य रूप से सेलखरी धातु से बनाए जाते थे। मनके भी यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग था। मन का मतलब मोतियों की माला का निर्माण करना। कान्होदारो एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। कान्होदारो में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता लगता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था।
हड़प्पा के मोहर काफी मात्रा में पाई गई है। हड़प्पाई लोग कांसा का भी प्रयोग करते थे। तांबा और टीन को मिला करके एक मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता था और उससे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो सेलखरी मनका जो था ये काफी प्रसिद्ध था। मनका का निर्माण जो है वो सेलखरी नामक पत्थर से बनाया जाता था। सबसे ज्यादा मनका सेलखरी से बनाया जाता था। कहीं कहीं पर कार्नेलियन पत्थर से भी मनका का निर्माण किया जाता था। जैस्पर नामक पत्थर से भी मनके बनते थे। तांबे से भी मनके बनते थे। सोने के भी मनके मिलते हैं। कांसे के भी मनके मिलते हैं। और इन मनकों में जो मालाओं का प्रयोग किया जाता था वो काफी सुंदर और आकर्षक होता था। इसका आकार भी कई आकार का होता था। यह ढोल का आकार का होता था, वर्गाकार होता था, गोलाकार होता था, है ना। ये जो मोती बनते थे ये कई आकार के मोती, लंबा इस तरह के मोती, बीच में दोनों तरफ से इस तरह के मोती, और इसको छेद करने के लिए जो है बीच में इसमें छेद किया जाता था इन मोतियों में। इसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मनके हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्रोत है। कनिंघम के बारे में हम लोग हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हैं तो जरूर उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन का कार्य किया। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग सबसे अधिक पसंद करते थे। तो कनिंघम का भ्रम जो था ये काफी विवादित है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान कनिंघम का भ्रम, देखते हैं कनिंघम का भ्रम क्या है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण पर लेखन तथा कनिंघम का भ्रम, कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण पर लेखन और अनुवाद करने का काम भी किया था। हड़प्पा वस्तु जो 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी वह कनिंघम तक पहुंची भी। वह वस्तु कनिंघम के पास आई। कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई एक मुहर दी गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पा मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि यह मुहर कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए और वह मुहर कितना प्राचीन थी। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभिक गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की थी, अर्थात हड़प्पा के काल की थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की अगर हम बात करें तो इसके पतन के कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि कई कारण थे। इतिहासकारों में इसमें काफी विवाद है। कईयों का मानना है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता का पतन हुआ। कई कहते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आई। बहुत लोगों का यह मानना है कि जो मलबे मिले हैं स्तरों में उसके कारण लोग मानते हैं कि यहाँ पे भूकंप आया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे अकाल या सुखाड़ की स्थिति हुई, इसलिए लोग एकाएक मर गए। महामारी या संक्रमण की भी बातों को लोगों ने स्वीकार किया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ, अर्थात बाहरी आक्रमण के कारण ये लोग खदेड़ दिए गए, मार दिए गए। वनों की कटाई भी इसके पतन का कुछ कारण माना जाता है। नदियों का सूखना भी, नदियों का मार्ग बदलना भी, नदियों में तीव्र बाढ़ आना भी, जैसे दामोदर कोसी महानदी में बाढ़ आती है तो इस तरीके का बाढ़ वहाँ सिंधु नदी में भी एकाएक आ गया और सारी की सारी सभ्यता एक ही झटके में समाप्त हो गई, ऐसा मानता है। तो कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि पिगट हैं, व्हीलर हैं। तो पिगट और व्हीलर का कहना है कि बाहरी जो लोग थे, जाति थे, उनके आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत किया गया। जैसे कि वैदिक सभ्यता में हड़प्पा के लिए हरियूपिया या हरियूसिया शब्द का प्रयोग मिलता है ना। तो आर्यों ने इस सभ्यता को समाप्त किया, ये पिगट एवं व्हीलर का कहना है। सर्जन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव का कहना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। और अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल ने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एकाएक जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ था। एकाएक जलवायु में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि लोग स्वयं को उसके अनुरूप ढाल नहीं सके और लोग बीमारी से ग्रसित हुए और समाप्त हो गए। तो हम लोगों ने आज कुछ मुख्य बिंदुओं को रखा है। अस्थि, मनके और ईंट जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था, उन चीज़ों को और इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे अगले भाग में। तो आप लोगों ने अभी देखा कि ये जो ईंट, मनके और अस्थियां चैप्टर था, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने अभी चर्चा किया और
अब इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं, उसको लेकर के हम अगले भाग में आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि लोगों को भी पता चले। और आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगले भाग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।